नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिविर डीके में। और आज हम बात करने वाले हैं समावेशी शिक्षा का। एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक से हर टेट एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं वो सारे इसी एक ही टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। तो आइए और देखते हैं आज के समाज से शिक्षा से संबंधित हमारे यहाँ पर क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, समाज शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिए, समाज शिक्षा का पहले आप मतलब समझिएगा। समाज शिक्षा में उसी शिक्षा को कहते हैं जहां पर सभी प्रकार के जो बच्चे हों, चाहे वो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या किसी भी कंडीशन उनकी हो सकती है, तो ऐसे सब बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ साथ और सभी बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा प्रदान की जाती है वही हमारी समावेशी शिक्षा होती है। मतलब कुल मिलाकर चाहे बच्चे पिछड़े हों, तेज हों, दिव्यांग हों या किसी भी तरह की उनमें अक्षमताएं हो, उन सब बच्चों को एक साथ शिक्षा देना, सबको एक हित में बांधना, ये समावेशी शिक्षा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो देखिए, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। तो बच्चों के प्रति हमें संवेदनशील होना ही चाहिए। छात्रों के लिए धैर्य और स्नेह, ये भी हमारे लिए शिक्षक के बीच में होना चाहिए। और छात्रों की अक्षमताओं का ज्ञान, ये भी शिक्षक को होना चाहिए। शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो देखिए, यहाँ पर शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो यहाँ पर यही ऑप्शन जो होगा ये हमारा उत्तर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति सबसे कम महत्वपूर्ण रहने रहेगी। चलिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, समावेशी शिक्षा में आकलन जो है वो किस प्रकार से होना चाहिए। रूपदे, योगदे या फिर दोनों प्रकार से, या फिर यहाँ पर है डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा में आकलन होगा वो यहाँ पर ऑप्शन सी के रूप में दोनों प्रकार का होना चाहिए। आगे देखें तो शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। देखिए, आरटी 2009 से अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 15 या 73। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 संविधान के ये अनुच्छेद 45, 45 से यहाँ पर ये इस पर आधारित है। तो ऑप्शन ए बनेगा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन दृष्टिहीन बच्चों की कार्यात्मक सीमा नहीं है। अब देखिए, समावेशी शिक्षा है तो उसमें दिव्यांग बच्चों के ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर प्रश्न हमारा अगला उसी प्रकार का है। तो दृष्टिहीन बच्चों की कार्यात्मक सीमा जो नहीं है वो हमें देखना है। शैक्षिक मंदता, वाणी का धीमी गति से विकास, श्रवण बाधा या सामाजिक समायोजन की समस्या। तो यहाँ पर श्रवण बाधा जो है ये दृष्टिहीन बच्चों की कार्यात्मक सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान विकलांगों के मानक को बनाए रखने के लिए और विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण बनाने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर यदि हम देखें शिक्षा का अधिकार अधिनियम या रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कोठारी आयोग। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके लिए हमारा जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसे हम भारतीय पुनर्वास परिषद के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यही यहाँ पर विकलांगों के मानकों को बनाए रखने और विकलांगता के क्षेत्र में प्रशिक्षण बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, बालकों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1986 के अनुसार एक बच्चे का मतलब वह मनुष्य जिसकी आयु। तो यहाँ पर यदि हम देखें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1986 के अनुसार एक बच्चा हम किसको कह सकते हैं। तो बच्चे का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जिसकी आयु 5 वर्ष से कम हो, 12 वर्ष से कम हो, 14 वर्ष से कम हो या फिर 18 वर्ष से कम हो। तो देखिए, जो हमारी शिक्षा होती है वहां पर 18 वर्षों से कम जो होते हैं ना हम किशोर या बालकों की श्रेणी में ही रखते हैं, बच्चों की श्रेणी में ही रखते हैं। तो विकल्प डी होगा यहाँ पर उत्तर। शिक्षा का अधिकार आरटी 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के बीच अनिवार्य और शिक्षा का समर्थन करता है। कैसे बच्चों की, अक्षम, वंचित समूह के बच्चों की, कमजोर
वर्ग के बच्चों की या उपरोक्त सभी प्रकार के बच्चों की। तो देखिए आरटी 2009 जो है ये 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी वर्गों के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा का समर्थन करता है। तो इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। तो विकल्प डी यहाँ पर उत्तर होगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, सलामा का बयान की घोषणा कब की गई थी? तो ये यहाँ पर जून 1994, अगस्त 1994, सितंबर 1994 या फिर अक्टूबर 1994। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी जून 1994 को, और ये है ऑप्शन नंबर ए, जून 1994। अब देखिए यदि हम बात करें सलामा का क्या चीज है, तो ये जून 1994 में सलामा का स्पेन में वहां की जो सरकार है और यूनेस्को ने मिलकर के समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी शिक्षा नीतियों में बदलाव करने पर विचार किया, और ताकि स्कूल के सभी बच्चों को शिक्षा मिल सके और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का दस्तावेज है जो स्कूलों को बेहतर काम करने के लिए और सभी के लिए शिक्षा के सिद्धांतों को पूरा करने के लिए प्रयासों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में सामने आया है। चलिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर पीआईईडी का क्या अर्थ है? प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड पीपल, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड और प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द ड्राफ्ट। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका मतलब यहाँ पर होगा प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में बाधा के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर यदि हम देखें शिक्षण अधिगम के रूप में बाधा के रूप में कौन कार्य करता है, तो यहाँ पर है शिक्षकों का सकारात्मक रवैया, विद्यालय भवन में रैंप की उपलब्धता, सामाजिक भेदभाव, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। तो देखिए अधिगम में जो बाधा बनेगा वो बनेगा सामाजिक भेदभाव, और ये इसके लिए हमारा विकल्प सी यहाँ पर उत्तर होगा। इनके द्वारा बहुइंद्रिय अनुदेशन का मूल रूप बनाया गया था। एडगर डेल, यान पावलोव, सैमुअल आर्टन, एना गिलिंगम और बीएफ स्किनर। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर जो होगा बहुइंद्रिय अनुदेशन का मूल रूप जो बनाया गया था वो बनाया गया था सैमुअल आर्टन और एना गिलिंगम के द्वारा, और यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो इस प्रश्न के लिए यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समावेशी पाठ्यक्रम को ऐसा नहीं होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित, लचीला, सहयोगात्मक या फिर विविध। तो देखिए यहाँ पर देखें तो जो समावेशी पाठ्यक्रम है वो शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जिसमें शिक्षक की जो मतलब महत्व जो हो वो ज्यादा हो। तो देखिए महत्व ज्यादा का मतलब है कि पाठ्यक्रम यदि शिक्षक केंद्रित होगा तो शिक्षक केंद्रित ना होकर के बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रख करके होना चाहिए। तो ऑप्शन ए उत्तर होगा। समावेशी पाठ्यक्रम के सिद्धांतों में यह शामिल नहीं है। बच्चों को मुख्य धारा में लाना, छात्रों के बीच भेदभाव, व्यक्तिगत अंतर को महत्व, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। तो भेदभाव जो है इसे हम किसी प्रकार से शिक्षा में शामिल नहीं करते हैं, और बी विकल्प उत्तर हो जाएगा। एक बच्चे में दो या दो से अधिक विकलांगता की उपस्थिति का मतलब क्या होगा? तो देखिए जब हम एक से अधिक होता है कोई भी चीज तो उसे हम दो भी कह सकते हैं, तीन भी कह सकते हैं, और जब दो से ज्यादा कितनी भी हो तो उस स्थिति में हम एक से ज्यादा कितनी भी हो तो उसे हम बहु विकलांगता नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर विकल्प जो ए होगा वो उत्तर होगा। इसमें शिक्षण प्रक्रिया ट्यूटर और ट्यूटी के मध्य होती है। ट्यूटर सहपाठी का उच्च कक्षा का विद्यार्थी हो सकता है, यह प्रक्रिया शिक्षक की देखरेख में चलती है। इसे हम क्या कहेंगे? सहकर्मी मित्र, सहकर्मी ट्यूटरिंग, सहकारिता अधिगम या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसे हम सहकर्मी ट्यूटरिंग कहेंगे। ऑप्शन डी इसमें उत्तर होगा। समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? प्रदर्शन, सामर्थ्य समूह विधि, व्याख्यान विधि, सहयोगी शिक्षण विधि। तो यहाँ पर जो सहयोगी शिक्षण विधि होगी वो हमारा इसमें उत्तर हो जाएगी। ये एक अच्छी विधि होगी। अक्षम व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति का गठन भारत सरकार के द्वारा किया गया था। तो ये कब किया गया था? 10 फरवरी 2000, 10 फरवरी 2006, 10 फरवरी 2012 या फिर 10 फरवरी 2020 को। तो ये किया गया था यहाँ पर 10 फरवरी 2012
6 को ऑप्शन नंबर डी होगा यहां पर उत्तर। किसने एक सामान्य विद्यालय प्रणाली पर बल दिया जो किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति आदि के लिए बच्चों के लिए खुला हो? यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, मुदलियर आयोग 1952, कोठारी आयोग 1964 से 66 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। तो यहाँ पर कोठारी आयोग जिसने सामान्य विद्यालय प्रणाली पर बल दिया जो किसी भी प्रकार के जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति आदि के बच्चों के लिए खुला हो। निम्न में से कौन अधिगम विकलांगता का कारण नहीं हो सकता है? यहाँ पर सेरेब्रल शिथिलता, भावनात्मक बाधा, व्यवहारिक उत्तेजना, सांस्कृतिक कारक। तो यहाँ पर हम देखें सांस्कृतिक कारक जो हैं वो अधिगम विकलांगता का कारण यहाँ पर नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी। विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अनुसार विकलांग व्यक्ति वह है जिसकी अक्षमता एक चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित कम से कम रिक्त स्थान हो। तो कम से कम यहाँ पर 40% होती है तो उसे यहाँ पर विकलांग व्यक्ति या PWD QD कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सफल समावेशन के लिए आवश्यक है। तो सफल समावेशन के लिए क्षमता निर्माण की कमी, माता पिता की कोई भागीदारी नहीं, पृथक्करण, संवेदीकरण। तो इसके लिए आवश्यक होता है संवेदीकरण। NIVH इससे संबंधित है। तो NIVH जो है किससे संबंधित है? श्रवण बाधा, दृष्टि बाधा, गामक बाधा या फिर मानसिक बीमारी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये एक दृष्टि बाधा से संबंधित है। और NIVH जो है इसको यदि हम इसका पूर्ण रूप देखें तो इसका पूर्ण रूप जो होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। तो यहाँ पर इसका एक पूर्ण रूप होता है। अक्षम बच्चे का अर्थ है तो अक्षम बच्चे हम किन्हें कहेंगे? संवेदी व शारीरिक दुर्बलता वाले सभी बच्चे, भावनात्मक समस्याएं और बौद्धिक दुर्बलता वाले सभी बच्चे, या फिर ये भी दोनों प्रकार के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अक्षम बच्चों के अंतर्गत दोनों प्रकार के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। इस वर्ष को विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है माना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 1981 है, 1986 है, 1989 है या फिर 1990 है। तो वर्ष 1981 जो होगा ये विकलांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर देखें, कक्षा के 4 दीवारों के भीतर अधिगम करना, समृद्ध पाठ्यक्रम बनना ताकि पाठ्य पुस्तकों से आगे हो, परीक्षाओं में लचीलापन है, अधिगम को रटन पद्धति से दूर करना। तो कक्षा की 4 दीवारी के भीतर ही अधिगम करना ये इसका मार्गदर्शन सिद्धांत में शामिल नहीं है। गंभीर रूप से श्रवण बाधित व्यक्ति के नीचे ध्वनि नहीं सुन सकता। तो यहाँ पर है 5 से 15 डेसिबल, 26 से 54 डेसिबल, 55 से 69, 70 से 89। यहाँ पर यदि हम देखें तो ये 70 से 89 डेसिबल ऑप्शन डी होगा उत्तर। गणित से संबंधित अधिगम अक्षमता है तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? डिस्टोपिया, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसे हम डिस्कैल्कुलिया के नाम से जानते हैं जो कि एक गणितीय अक्षमता से संबंधित यहाँ पर अक्षमता होती है, गणितीय गणना से संबंधित अक्षमता होती है। IEDS 2009 है, प्राथमिक स्कूल के लिए स्कूल के बच्चों के लिए, प्रारंभिक स्कूल के बच्चों के लिए, माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए या फिर है उच्च शिक्षा के बच्चों के लिए। तो ये जो होता है ये होता है माध्यमिक स्कूल के बच्चों के लिए। अब देखिए यहाँ पर IEDS है, इसको यदि हम देखें IEDSS तो इसे हम कहते हैं, यहाँ पर इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, जिसे हम संक्षिप्त में IEDSS कहते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 सभी अक्षम व्यक्तियों के लिए सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित यहाँ पर करता है? सभी मानवाधिकारों का पूर्ण और समान आनंद, निहित गरिमा का सम्मान, मौलिक स्वतंत्रता का संरक्षण या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है
ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यदि किसी व्यक्ति की अधिकतम सुधार के पश्चात भी दृष्टि कम से कम हो तो वह दृष्टिबाधित कहलाएगा। तो यदि 6/60 ऑप्शन सी यहां पर उत्तर होगा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों के अधिगम, संस्कृतियों और समुदायों के प्रति बढ़ती सहभागिता के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की विविधता को संबोधित करती है और प्रतिक्रिया देती है तथा शिक्षा से और शिक्षा के भीतर बहिष्कार को कम करती है। यह दिया गया है WHO के द्वारा, मॉरेन के द्वारा या फिर डाकर वर्ल्ड एजुकेशन फोरम के द्वारा या फिर यूनेस्को के द्वारा। तो ये यूनेस्को के द्वारा दिया गया है ऑप्शन डी। मस्तिष्क की वृद्धि और विकास के साथ किस तरह की विकलांगता का संबंध है? तो यदि हम बात करें दृष्टिबाधिता, न्यूरो विकासात्मक विकलांगता, संवेदी विकलांगता, श्रवण विकलांगता, तो यहाँ पर मस्तिष्क की वृद्धि और विकास के साथ में जो विकलांगता संबंधित है वो है न्यूरो विकासात्मक विकलांगता। शिक्षा का अधिकार RT 2009 6 से 14 वर्ष के बीच में यहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों की शिक्षा का समर्थन ये करता है। बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1986 में कितने अनुच्छेद हैं? यहाँ पर बात की जा रही है बालकों के अधिकार पर जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1986 है उसके अनुच्छेद की 25, 34, 42, 54। तो यहाँ पर अनुच्छेद होंगे इसमें 54 ऑप्शन डी। समावेशी शिक्षा में UDL का क्या अर्थ होता है? तो देखिए UDL जो होता है जैसे यूनियन ऑफ डाइवर्जेंट लर्निंग, यूनाइटेड डिफरेंशिएशन लर्निंग या यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर UDL का अर्थ होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग जो कि होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो समावेशी शिक्षा संबंधित जो प्रश्न थे हमारे ये समाप्त होते हैं और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।